चलिए आज की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बताते हैं। यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। नई सरकार के गठन की कवायद को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। सेंट्रल लीडरशिप से योगी नई सरकार के शपथ ग्रहण पर चर्चा करेंगे और इस दौरान उनके मंत्रिमंडल की लिस्ट भी फाइनल हो सकती है। नई सरकार के होली बाद शपथ लेने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, पार्टी अध्यक्ष से मीटिंग होगी, सरकार का गठन जो होगा उस पर भी मंथन किया जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को करारी शिकस्त और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बुलडोजर बाबा का नया अवतार है। जीत का जश्न अब धीरे धीरे कम होने लगा है और प्रदेश में नई सरकार के गठन की कवायद तेज होने लगी है। यूपी का संग्राम जीतने के बाद आज पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की ये पहली मुलाकात है। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के लिए योगी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। यूपी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इसकी पूरी फहरिस्त करीब करीब तैयार है। बस जरूरत है आज होने वाली बैठक में मंथन के बाद उस पर मुहर लगाने की। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह कब, योगी की टीम में किसको मिलेगी जगह। 403 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 273 सीटों पर कब्जा करने के बाद बीजेपी गठबंधन की ये पहली धमाकेदार जीत है। जाहिर है शपथ ग्रहण समारोह भी धमाकेदार ही होगी, लेकिन तारीख कौन सी होगी ये अभी तय नहीं है। हाँ, इस बात की चर्चा जरूर है कि होली के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। चर्चा इस बात की भी है कि 20 मार्च को शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। बीजेपी की सहयोगी दलों को भी खूब उम्मीदें हैं। यूपी के चुनावी महाभारत में जीत की खुमारी निषाद पार्टी पर भी चढ़ी हुई है। बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे। आखिर पार्टी भी पिछले 5 सालों में 1 सीट से 11 सीट तक पहुंच गई है। तरीके से राम निषाद राज जी को गले लगाए थे, उसी तरीके से मोदी और योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसी राम राज की स्थापना के लिए और जो पिछली सरकारें रावण राज का प्रयोग करके जनता को दुख दे रही थी, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें पुनः रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं आज प्रेस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए, जो एक अफवाह था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे लाती है उसे बढ़ने नहीं देती है या उसे सहयोग नहीं करती। यूपी में योगी का सीएम बनना तय। मंत्रिमंडल में क्या फिर होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली में आज की बीजेपी की बैठक में यूपी मंत्रिमंडल पर गंभीरता से चर्चा है और योगी मंत्रिमंडल की टीम को करीब करीब फाइनल किए जाने की उम्मीद है। ये तो तय है कि सूबे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस बार भी योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम की कुर्सी होगी। योगी की पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा 2 डिप्टी सीएम थे। मौर्य पिछड़ी जाति के कोटे से तो शर्मा ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार दिनेश शर्मा योगी मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे और संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ने इस बार दिनेश शर्मा को चुनाव भी नहीं लड़वाया था। दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, लेकिन खबर ये भी है कि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देने के मूड में है। यूपी के डिप्टी सीएम की रेस में कौन, किस नाम पर आज की बैठक में मुहर। यूपी का संग्राम जीतने के बाद बीजेपी की नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और पार्टी चाहती है कि जातीय समीकरण बिठाकर यूपी में मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला निकालना चाहिए। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी डिप्टी सीएम बनाने पर चर्चा है, तो बेबी रानी मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाने की हवा चल रही है। वे जाटा बिरादरी से हैं। पहली बार दलितों के गढ़ आगरा से विधायक चुनी गई हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल से लाकर यूपी में विधायक बनाने के पीछे बीजेपी की यही सोची समझी रणनीति है। खबर ये भी है कि इस बार पंकज सिंह को यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। आज योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो पार्टी के संगठन मंत्री बी.ए. संतोष के साथ उनकी बैठक होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली में हैं और मैराथन बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल पर फैसला हो जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान हरकत में है और आज पार्टी की 2 अहम बैठकें हैं। पहली मीटिंग सुबह 10:30 बजे होगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पहली पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग होगी। फिर शाम 4 बजे एआईसीसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें हार की वजहों को जानने की कोशिश की जाएगी। आगे के रास्ते पर भी चर्चा होगी। और अब अगली खबर पंजाब से, जहां जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी आज शानदार जश्न मनाने वाली है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और सीएम उम्मीदवार भगवंत मान रोड शो करेंगे। केजरीवाल सुबह करीब 11 बजे अमृतसर पहुंचेंगे और इसके बाद वो दरबार साहिब में हाजिरी लगाएंगे। फिर वाल्मीकि मंदिर में भी जाएंगे। दोपहर 2 बजे दोनों का रोड शो शुरू होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो देखिए, इतना प्रचंड बहुमत जब मिला है, 92 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, तो उसके बाद जनता का धन्यवाद करने की तैयारी आज आम आदमी पार्टी ने कर ली है। रोड शो अमृतसर में होगा, मेगा रोड शो जिसे कहा गया है, और 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 12:30 बजे दोपहर में ये समारोह आयोजित किया गया है और भगवंत मान ने राज्यपाल से इसके चलते मुलाकात भी की। तो अब पंजाब से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। शपथ ग्रहण से पहले ही भगवंत मान एक्शन में नजर आए हैं और उन्होंने 122 पूर्व मंत्रियों, विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का ऑर्डर दिया है। जिन नेताओं से सिक्योरिटी कवर हटाया गया उनमें नवजोत सिंह कौर भी शामिल हैं, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं और विधायक भी हैं। इसके साथ ही भगवंत मान ने वेणु प्रसाद को नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। वेणु प्रसाद को इलेक्ट्रिसिटी और एक्साइज का एक्सपर्ट माना जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार को आईएएस वेणु प्रसाद से फ्री बिजली स्कीम की जमीन पर उतारने और रेवेन्यू बढ़ाने की उम्मीद है। थाने खाली पड़े हैं और नेताओं की जो सिक्योरिटी है उनके घर के सामने तंबू लगाकर सिक्योरिटी की जा रही है। पुलिस से पुलिस वाला काम लेंगे, तो मतलब 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में, कुछ लोगों की बजाय। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात में भी इसी साल चुनाव है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की नजर इस राज्य पर भी है। पंजाब में खेला किया, अब नजर गुजरात पर, क्योंकि गुजरात में इसी साल चुनाव है। पार्टी ने जीत दर्ज की है पंजाब में, लेकिन उसका जश्न आज गुजरात में मनाया जाएगा। पूरे गुजरात में जिला लेवल पर आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसमें दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। कोशिश ये है कि पंजाब के बाद अब गुजरात में अपनी अहमियत को जनता के बीच लेके जाया जाए। एमएलए सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे और भी कई आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो पंजाब में जिस तरह का माहौल बनाया है वही कोशिश रहेगी गुजरात में करने की, क्योंकि गुजरात में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। कल आपने देखा पिछले 2 दिन में 3 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तो आम आदमी पार्टी
कड़ा मुकाबला बीजेपी को पेश कर रही है और इसीलिए आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस आपको कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जानती है कि उसे कैसे सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से टक्कर लेनी है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है। उत्तरी इराक के अरबिल में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह करीब 6 मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। आज सुबह करीब 6 मिसाइलें दागी गई हैं और उत्तरी इराक के अरबिल में अमेरिकन एम्बेसी पर ये 6 मिसाइल दागी गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और अब 1 मिनट में कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को कई सफलता के मंत्र दिए। पीएम मोदी ने यहां बड़ी बात कहते हुए कहा कि राजनीति की तरह खेलों में पक्षपात घुस गया था, अब खेलों में चमक और चमत्कार है। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने भव्य तरीके से खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। सरदार पटेल स्टेडियम में हुए इस भव्य शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सफलता के कई मंत्र दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजनीति की तरह खेल में पक्षपात और परिवारवाद को लेकर बड़ी बात भी कही। जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट ना लें। सफलता का केवल एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। अहमदाबाद में चल रहे आरएसएस के प्रतिनिधि सभा सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले शनिवार को आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जो एक साजिश का हिस्सा है। गुजरात के अहमदाबाद में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन की बैठक समाप्त होने के बाद संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले मीडिया से रूबरू होंगे और संघ के और विस्तार को लेकर लिए गए फैसले पर संघ का रुख स्पष्ट करेंगे। इससे पहले संघ ने अपने दूसरे दिन की बैठक में वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि देश में संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में विभाजनकारी तत्वों के बढ़ने की चुनौती भी खतरनाक है। संघ के मुताबिक हिंदू समाज में ही विभिन्न विभाजनकारी प्रवृत्तियों को उभार कर समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस की माने तो समाज की एकता, अखंडता और सद्भाव के सामने इस खतरे को सफलतापूर्वक हराने के लिए संगठित शक्ति, जागृति और सक्रियता के साथ सभी प्रयास वक्त की जरूरत है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कई तरह के झूठ फैलाकर अनुचित आरोप लगाने की साजिश की जा रही है। ओडिशा में लखीमपुर खीरी जैसी घटना सामने आई, जहां बीजू जनता दल के निलंबित विधायक ने अपनी गाड़ी से कई लोगों को रौंद दिया। 15 बीजेपी कार्यकर्ता समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ओडिशा में ये ठीक वैसी ही घटना है जैसी यूपी के लखीमपुर में दिखी थी, लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ गाड़ी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रौंदा गया। दरअसल खुर्दा जिले के बनपुर ब्लॉक में चेयरमैन चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। तभी ओडिशा के चिलिका से बीजू जनता दल के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव ने अपनी गाड़ी से रास्ते में खड़े लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिसमें 15 बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जबकि 7 पुलिसकर्मी इस घटना में जख्मी हुए हैं। घायलों में थाना प्रभारी भी शामिल हैं। हालांकि इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने विधायक की गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही विधायक को भी लोगों ने गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विधायक को किसी तरह बचाया। घटना पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजू जनता दल के विधायक प्रशांत जगदेव का ये कारनामा माफी लायक नहीं है। उन्होंने ओडिशा सरकार से मांग की है कि इस मामले में निलंबित विधायक पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोलकाता में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। जहां एक चमड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी जद में कई झोपड़ियां आ गई। गनीमत यह रही कि झुग्गियों से सभी को सही सलामत निकाल लिया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तंगरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चमड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग भीड़ भाड़ वाले इलाके मेहर अली लेन में लगी थी। चमड़े के गोदाम में लगी ये आग देखते ही देखते इलाके में फैलने लगी। आसपास झुग्गियों के बसे होने से खतरा और भी बढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते आसपास की झुग्गियों को खाली करा लिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही इसकी लपटें देखी जा सकती थी। आग को बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों को भी चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान भयानक आग में गोदाम में रखा सामान पूरी तरह से राख हो गया। आग से कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन बाकी है। वहीं आग कैसे लगी इसकी भी जांच जारी है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोप है कि पकड़े गए आरोपित लोगों का मोबाइल हैक कर उनकी निजी तस्वीरों को मॉर्फ कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 9 महिलाओं समेत 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी कॉल सेंटर में पकड़े गए सभी शातिर आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ हो। ये शातिर लोग लोन रिकवरी के नाम पर पहले कस्टमर को लिंक भेजते और फिर उनका मोबाइल हैक करके उनके मोबाइल से सारी फोटोज और निजी जानकारी एक्सेस कर लेते थे। इसके बाद आरोपी पर्सनल फोटोज को न्यूड फोटो में कन्वर्ट करके लोगों को ब्लैकमेल करते थे। फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे के बाद पकड़े गए आरोपियों के पास से 27 लैपटॉप, 44 मोबाइल और 1,70,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इनकी कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि इन्होंने किसे अपना शिकार बनाया है और कहां तक इनका नेटवर्क है, इसका पता लगाया जा सके। देश में पीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। पीएफ खाते में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया गया है। अब 8.5 की जगह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला लिया गया। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर में कटौती का फैसला किया है। यानी अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5% की बजाय 8.1% की दर से ब्याज मिलेगा। ये दर पिछले करीब 40 साल में सबसे कम है। 1977-78 में ईपीएफओ ने 8% का ब्याज दिया था। उसके बाद से यह 8.25% या उससे अधिक रही है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 की बात करें तो ब्याज दर 8.5% रही है। 1989 से 2000 में सबसे अधिक पीएफ पर ब्याज 12% का मिला था। इसके बाद इसमें कटौती की जाने लगी। पीएफ में ब्याज दर कम होगा या बढ़ेगा, इसका फैसला सबसे पहले फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक में लिया जाता है। इसके बाद सीबीटी की बैठक होती है और सीबीटी के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दर लागू करता है। ब्याज दर के घटने बढ़ने का फैसला फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होता है। यूक्रेन रूस की जंग 18वें दिन में पहुंच गई। रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है, जिसकी भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 18वां दिन है। जैसे जैसे जंग की तारीख आगे बढ़ रही है, तबाही और बर्बादी की नई दास्तान बुनी जा रही है। बर्बाद होते यूक्रेन की नई सैटेलाइट तस्वीर है। सैटेलाइट की ये नई तस्वीर यूक्रेन के मारियोपोल शहर की है। रूसी सेना के अटैक से मारियोपोल शहर तहस नहस हो गया है। रूसी हमले में कीव शहर भी पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। कीव को तबाह करने के लिए रूस फाइनल तैयारी में लगा है। वहीं जान बचाने के लिए कई लोगों को शेल्टर में रखा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब 18वें दिन में पहुंच गया है और जंग रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जेरूशलेम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का प्रस्ताव रखा है।
जेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से मध्यस्थता की अपील की है। युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 579 नागरिक मारे गए हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं रूसी हमले में अब तक 1300 यूक्रेनी सैनिक भी मारे जा चुके हैं।